हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने बात की कि जो राजस्थान की अरब सागरीय तंत्र की नदियां हैं उन सभी की अपन ने बात कर ली राजस्थान के परिदृश्य में। एक दो नदियां और बच जाती हैं जो तो इंडिया के परिदृश्य में है, लेकिन उनका संबंध राजस्थान से भी हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। इनका संबंध अपन लास्ट में देख लेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं अब बंगाल की खाड़ी अपुआ तंत्र की नदियाँ। तो इनमें एक ही नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन चंबल नदी को ही पढ़ेंगे। तो जो अपनी बंगाल की खाड़ी अपुआ तंत्र है वो कुल अपुआ का कितना प्रतिशत रखती है? ये रखती है 22%। कितना? 22%। और सर्वाधिक कौन? जो आंतरिक प्रवाह तंत्र था, अपना आंतरिक अपुआ तंत्र, वो कितना था? 60-61% था। और अपना अरब सागरीय अपुआ तंत्र वो हो जाएगा 17%। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी की। तो सबसे पहले अपन चंबल नदी की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल, इसका अपुआ क्षेत्र, इसके उपनाम, इसका समाप्ति स्थल और इसकी कुछ विशेषताएं छोटी मोटी। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? उद्गम स्थल देखते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। कहाँ से? जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से। जनापाव पहाड़ी, महू, एमपी से इसका उद्गम होता है। फिर मध्य प्रदेश में बहती हुई चित्तौड़गढ़ का जो अपना कटा हुआ भाग है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और वहाँ पे भी कौन से एरिया से? चौरासीगढ़ से। तो यहाँ से क्या आता है? ये तो हो जाएगा अपना एमपी। फिर यहाँ से अपना राजस्थान आ जाता है। इस रेड के ऊपर अपना राजस्थान है। तो ये हो जाएगा अपना चौरासीगढ़। कौन सा गढ़? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चौरासीगढ़, चित्तौड़ से क्या किया इसने? राजस्थान प्रवेश। क्या किया? राजस्थान प्रवेश। राजस्थान प्रवेश कहाँ से किया? चौरासीगढ़, चित्तौड़ से इसने राजस्थान प्रवेश किया। फिर चित्तौड़गढ़ में बही, फिर आया कोटा। कौन सा जिला? कोटा। फिर आया अपना बूंदी। फिर कौन सा जिला आएगा? फिर आएगा अपना सवाई माधोपुर। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर। फिर आएगा अपना करौली। करौली। फिर अपना कौन सा जिला आएगा? फिर आएगा अपना सबसे लास्ट में धौलपुर। फिर धौलपुर से बहती हुई यूपी में चली जाती है। और इसका समाप्ति स्थल क्या हो जाएगा? समाप्ति स्थल हो जाएगा इटावा। इटावा में जाके ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना में। तो और यमुना गंगा में मिल जाती है। और गंगा कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी अपुआ तंत्र में रखा जाता है। तो ये अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी अपुआ तंत्र की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, जो कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी, महू, एमपी से निकलती है। चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर इसका अपुआ क्षेत्र हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये इसका राजस्थान में अपुआ क्षेत्र हो जाएगा। तो अपन को याद रखना है। और अब इसके क्या देखते हैं? अन्य नाम। क्या देखते हैं? अन्य नाम, जो कि अति इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है अन्य नाम। तो सबसे पहला नाम हो जाएगा चर्मणवती। चर्मणवती। चर्मणवती से ही इसका नाम चंबल पड़ा है। फिर ये कैसी नदी है? बारहमासी। कैसी नदी है? बारहमासी नदी है, यानी 12 महीने बहती है, तो बारहमासी नदी हो जाएगी। फिर इसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। और ये क्वेश्चन लेव असिस्टेंट में पूछा गया था कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तो राजस्थान की कामधेनु चर्मणवती, बारहमासी, और इसको कोटा में बोला जाता है वाटर सफारी। वाटर सफारी कहाँ पर बोला जाता है? कोटा में वाटर सफारी बोला जाता है। और इसका एक अन्य नाम और है, वो हो जाएगा नित्यवाही। नित्यवाही यानी कि वही बारहमासी नदी को ही नित्यवाही नदी कहा जाता है। तो नित्यवाही नदी
तो इसके कुछ अन्य नाम हैं, क्या क्या हैं? एक तो चरमनवती हो जाएगा, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु, वाटर सफारी कोटा में कहा जाता है, और नित्यवाही नदी। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। और इसका जो अपवाद क्षेत्र है, इसका अपवाद क्षेत्र वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार। अपवाद क्षेत्र कैसा है? वृक्षाकार। क्यों है? क्योंकि जो इसकी सहायक नदियां हैं, और ये चंबल नदी और इसकी सहायक नदियां मिलकर एक वृक्ष के जैसा स्वरूप तैयार करती हैं। यानी कि कोई इधर से आ रही हैं, कोई इधर से आ रही हैं, कोई इधर से, कोई इधर से। जैसे पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं ना, उसी तरह इस चंबल नदी की भी बहुत सारी शाखाएं जैसे सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। तो ये इसका अपवाद क्षेत्र कैसा हो जाएगा? वृक्षाकार। तो ये इसकी कुछ सामान्य सी बातें हैं। और अब इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 966 किलोमीटर। बहुत सारी जगह 1051 किलोमीटर ऐसे भी दिख जाएगा, तो लंबाई में अपन को परेशान नहीं होना है। और ये राजस्थान और एमपी की सर्वाधिक सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान एंड एमपी की क्या करती है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। सर्वाधिक सीमा कितनी बनाती है? सर्वाधिक सीमा यानी कि 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। और राजस्थान है, मध्य प्रदेश के मध्य कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है? 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। तो उसमें से 252 तो अपनी ये चंबल नदी बना देती है कि इधर मध्य प्रदेश है और इधर अपना राजस्थान है। और फिर इसकी एक विशेषता ये भी है कि चंबल नदी सर्वाधिक गहरी कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक गहरी ये केशोरायपाटन बूंदी में है। तो यहाँ पे केशोरायपाटन बूंदी क्या है? केशोरायपाटन बूंदी। केशोरायपाटन, केशोरायपाटन कौन सा पाटन? केशोरायपाटन बूंदी में सर्वाधिक गहरी क्या होती है? सर्वाधिक गहरी। सर्वाधिक गहरी कहाँ पर होती है? केशोरायपाटन बूंदी में सर्वाधिक गहरी होती है। फिर इस पर जो चूलिया जलप्रपात हैं वो कहाँ पर हैं? एक छोटा सा जलप्रपात है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। चूलिया से चूलिया, से चित्तौड़गढ़। कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। क्या हो जाएगा? चूलिया जलप्रपात। तो यहाँ पर क्या है? ये चूलिया जलप्रपात हैं। क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है कि जो मान लो 18 मीटर ऊंचा है, कि जो जलप्रपात होता है वो जैसे कि ये नदी आ रही है और इधर से भी एक नदी आई, पहाड़ी आ गई, तो पहाड़ी से नीचे उतरेगी तो क्या बनाएगी? जलप्रपात। जैसे कि पहाड़ों से नदी गिरती है ना, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। कौन सी नदी आकर मिलती है यहाँ पर? मेज नदी। तो मेज नदी कहाँ से? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से आकर इसमें मिलती है। तो ये हो जाएगी मेज नदी। मेज नदी और मेज नदी। तो मेज नदी और जो चंबल के संगम पर चूलिया जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। फिर अपन छोटी सी एक बात और कर लेते हैं कि जो अपना सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम। तो रामेश्वरम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंबल, बनास, ये बनास और एक नदी सीप ये आकर किसका निर्माण करती हैं? त्रिवेणी संगम का। चंबल प्लस बनास प्लस सीप त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो जो अपनी बनास नदी है, सीप नदी है और अपनी चंबल नदी, तीनों मिलकर क्या करती हैं? रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी अपनी इसकी कुछ विशेषताएं। छोटी सी नदी है चंबल नदी। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी?
चंबल नदी। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। और फिर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से इसने प्रवेश किया, फिर कोटा, फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई यूपी में चली जाती हैं और इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। फिर इसके अपन ने अन्य नाम देखे, चरमनवती, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु, वाटर सफारी और नित्यवाही नदी इसको कहा जाता है। फिर अपन ने इसका अपवाह क्षेत्र देखा कि इसका अपवाह क्षेत्र वृक्षाकार है। फिर अपन ने इसकी लंबाई देखी, राजस्थान टोटल लंबाई है 966 किलोमीटर और 252 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य। तो इसके कुछ सामान्य सी विशेषताएं थी। और केशवरायपाटन बूंदी में सर्वाधिक गहरी होती हैं। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, मेज नदी आके गिरती है यहाँ पर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। और रामेश्वरम में चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम है। तो ये थी चंबल नदी की कुछ विशेषताएं। अब अपन इसके बांध देख लेते हैं, जो डैम है इस पर, राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, अपना कोटा बैराज हो गया, इन सब की बात करते हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो पहले इसके बांध वगैरह देख लेते हैं। तो बात करते हैं चंबल नदी से संबंधित परियोजनाओं की और इस पर बने जो बांध हैं उनकी बात करते हैं। तो चंबल नदी, चंबल सिंचाई परियोजना हो जाएगी चंबल नदी पर। क्या हो जाएगी? चंबल सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल सिंचाई परियोजना। ये कैसी परियोजना है? ये संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है तो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? 50%। कितनी हिस्सेदारी है? 50%। और मध्य प्रदेश की 50%। तो जो ये परियोजना है ये कितने चरणों में समाप्त हुई? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण। कितने चरणों में पूर्ण हुई? 3 चरणों में पूर्ण। तो प्रथम चरण में कौन कौन से का निर्माण किया गया? प्रथम चरण में अपने यहाँ पर गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया और कोटा बैराज का निर्माण किया गया। सेकंड चरण में अपने राणा प्रताप सागर का और थर्ड चरण में लास्ट में जवाहर सागर का कोटा में निर्माण किया गया। तो ये इसके 3 चरण थे। अब एक एक की बात करते हैं। देखो, तो प्रथम चरण में किन किन बांधों का निर्माण किया गया? गांधी सागर जो कि कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश में है। और कोटा बैराज जो कि अपने कहाँ पर है? कोटा में है। कोटा बैराज कोटा में हो जाएगा और गांधी सागर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध फर्स्ट चरण में इसका निर्माण किया गया। और ये कहाँ पर है? मानपुरा भानपुरा के मध्य। मानपुरा व भानपुरा के मध्य। भानपुरा मध्य है। तो प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया जो कि मानपुरा और भानपुरा के मध्य है। और इसका निर्माण 1953 से 1960 के मध्य किया गया। निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण किया गया 1953 से 1960 के मध्य किया गया। तो फिर इसका उद्घाटन कब होगा? 1960 में होगा, क्योंकि 1960 में बनकर तैयार हो गया। तो 1960 में उद्घाटन, 1960 में उद्घाटन, 1960 में उद्घाटन हुआ इसका। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? 1960 में। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 510 मीटर। इस बांध की लंबाई कितनी हो जाएगी? 510 मीटर। कितनी लंबाई हो जाएगी? 510 मीटर। और इस पर कितनी इकाइयाँ हैं? 5 इकाइयाँ हैं। 5 यूनिट हैं इस पर। 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ हैं, यानी कि 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ हैं। तो 23 मेगावाट की 5 यूनिट। तो यहाँ से कितनी बिजली उत्पन्न होगी? टोटल 115। कितनी होगी? 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है यहाँ से।
यानी कि 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है कहाँ से? गांधी सागर बांध से। और प्रथम चरण में कौन से बांध का निर्माण किया गया था? कोटा बैराज का। कोटा बैराज का निर्माण भी कौन से चरण में किया गया? कोटा बैराज का निर्माण भी फर्स्ट स्टेप में किया गया। तो प्रथम चरण में इसका निर्माण हो जाएगा। तो फर्स्ट चरण में इसका निर्माण हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये कोटा में हो जाएगी। कहाँ पर? कोटा में। इसका निर्माण कब किया गया? वही 1953 से 60 के मध्य, क्योंकि प्रथम चरण चल रहा था। तो 1953 से 60 के मध्य इसका निर्माण किया गया। फिर ये जो बांध है, अकेला ऐसा बांध है कि मतलब चंबल नदी पर एकमात्र ऐसा बांध है जिससे विद्युत उत्पादित नहीं होती है, केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है इससे, सिंचाई हेतु सिंचाई होती है। इससे जो होती है सिंचाई होती है और बिजली उत्पादित नहीं, बिजली उत्पादित नहीं होती है, उत्पादित नहीं होती है। तो इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं इस कोटा बैराज से। 6 तो अपने 12 में हैं और 2 कोटा में हैं। कौन कौन सी? दिगोद और जालीपुरा। तो 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई, जिनमें से 6 12 में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? 12 में, और 2 कोटा में। तो कोटा में कौन कौन सी हो जाएगी? दिगोद और जालीपुरा। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हो जाएंगी? दिगोद और जालीपुरा, दिगोद व जालीपुरा। दिगोद व जालीपुरा लिफ्ट नहरें कोटा में हो जाएगी और 6 अपने 12 में हो जाएगी। तो कोटा बैराज और गांधी सागर का निर्माण फर्स्ट स्टेप में किया गया। 1953 से 1960 के मध्य इसका निर्माण हुआ। और कोटा बैराज से सिंचाई सुविधा होती है और अपने गांधी सागर से बिजली उत्पादित होती है। कितनी होती है? 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ हैं। तो टोटल 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है गांधी सागर से। और इससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं कोटा बैराज से। 6 12 में हैं, 2 अपने कोटा में हैं, दिगोद और जालीपुरा। अब सेकेंड चरण की बात करते हैं। तो सेकेंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि कहाँ पर हो जाएगा? अपना चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप कहाँ थे? कहाँ पे थे? मेवाड़ में थे। तो मेवाड़, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में आता है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन से नाम से? राणा प्रताप सागर के नाम से बांध का निर्माण किया गया सेकेंड चरण में। तो उसकी बात करते हैं अब। तो अब बात करते हैं सेकेंड चरण में बनाए गए बांध की, राणा प्रताप सागर बांध की। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ये बनाया गया सेकंड चरण में। कौन से चरण में? सेकंड चरण में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और इसके क्या विशेषताएं हैं? कि इसकी विशेषता है कि सस्ता बांध है। कैसा बांध है? सस्ता बांध है, सस्ता बांध। और इसकी जल भराव क्षमता क्या है? ज़्यादा है। सस्ता बांध व जल भराव क्षमता ज़्यादा, जल भराव क्षमता ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो सस्ता बांध है और जल भराव क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी एक विशेषता और है कि कनाडा के सहयोग से इस पर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई है। परमाणु के कहाँ से? कनाडा सहयोग से, कनाडा सहयोग से, कनाडा सहयोग से परमाणु विद्युत गृह। कौन सा ग्रह? विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की क्या की गई? स्थापना की गई। कि क्या की गई? स्थापना की गई। कहाँ पर? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ पर
कनाडा के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई और इससे बिजली उत्पादित होती है। तो बिजली उत्पादन के लिए इस पर 4 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक से 43 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। तो प्रत्येक से कितने की? 43 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट हैं, 4 इकाइयाँ हैं। तो 4 यूनिट से कितनी हो जाएंगी? 172। कितनी हो जाएंगी? 172 मेगावाट टोटल यहाँ पर बिजली उत्पादित होती है। तो राणा प्रताप सागर बांध सेकंड चरण में बनाया गया, चित्तौड़गढ़ में है। सस्ता बांध है और जल भराव क्षमता ज़्यादा है। कनाडा के सहयोग से इस पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई और इससे 43 मेगावाट, 4 इकाइयाँ, 172 मेगावाट टोटल इससे बिजली उत्पादित होती हैं। अब बात करते हैं लास्ट चरण, थर्ड चरण की। तो थर्ड चरण में कौन से बांध का निर्माण किया गया? जवाहर सागर बांध का। तो जवाहर सागर बांध की बात करते हैं। तो यहाँ पे है अपना जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। कौन से चरण में इसका निर्माण किया गया? थर्ड स्टेप में इसका निर्माण किया गया। कहाँ पर हो जाएगा ये? कोटा में। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। कोटा में है तो इससे भी बिजली उत्पादित होती है। बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पर 3 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 3 इकाइयाँ हैं। तो 3 इकाइयाँ हैं तो एक से होती हैं 33 मेगावाट की बिजली उत्पादित। तो 3 से कितनी हो जाएंगी? 99। तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं। तो टोटल हो जाएगी 99 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 99 मेगावाट बिजली उत्पादित हो जाएगी। तो जवाहर सागर बांध का निर्माण थर्ड स्टेप में किया गया, कोटा में है। 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं तो 99 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पादित होगी। तो ये थी अपनी चंबल सिंचाई परियोजना। बहुत सिंपल है, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50% हिस्सेदारी है। 3 चरणों में पूर्ण हुई। पहले में गांधी सागर और कोटा बैराज का, दूसरे में राणा प्रताप सागर का और थर्ड में जवाहर सागर का। अब क्वेश्चन ये ऐसे बनता है कि देखो कि चंबल नदी पर दक्षिण से उत्तर तक बांधों का क्रम बताइए। तो उसको वो 4 ऑप्शन देगा अपन को। तो उनमें से एक ऑप्शन होगा कौन सा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये अपना ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ तो कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये अपना उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। और राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में क्रम क्या होगा? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। उत्तर से दक्षिण का कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो ये तो अपने 4 बांध हो गए चंबल नदी पर। और इनसे कितनी कितनी बिजली उत्पादित हुई कि देखो गांधी सागर से कितनी हुई? गांधी सागर से अपने 115 मेगावाट की उत्पन्न हुई थी। 115 मेगावाट, 23 मेगावाट की एक इकाई थी, 5 यूनिट थी टोटल वहाँ पर। तो 115 मेगावाट वहाँ पर और 172 मेगावाट अपने सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर से। तो 172 यहाँ से हो जाएगी और 99 मेगावाट यहाँ से। कहाँ से? अपने जवाहर सागर से। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 9 2 11 11 8 5 16 की हासिल को 1 10 17 1 18 हासिल का 1 386 मेगावाट टोटल इससे बिजली उत्पादित होती है चंबल नदी पर स्थित बांधों से। और राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें कितनी होगी? राजस्थान की हिस्सेदारी के लिए बटा 2 कर देते हैं। तो बटा 2 तो 3 4 1 9 3 193 मेगावाट अपने राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में भी 193 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। कौन से बांध से? अपने इन सभी तीनों बांधों से। और कोटा बैराज से तो अपने सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती हैं। उससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 6 तो अपने बारां में है और 2 अपने कोटा में है, दिगोद व जालीपुरा। तो ये थी अपनी चंबल नदी और इसकी क्या संबंधित परियोजनाएं। तो सिंपल सी नदी है चंबल नदी। और अब इसकी अपन सहायक नदियों की बात करेंगे। तो अगली वीडियो में अपन चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। आई होप आपको ये चंबल नदी समझ में आ गई होगी कि जनाबाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं,
फिर कहाँ से, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई इटावा यूपी में यमुना में गिर जाती हैं। फिर इसका अन्य नाम देके सरमणवती, बारहमासी, नित्यवाही, राजस्थान की कामधेनु, वाटर सफारी कोटा में है। फिर अपन ने क्या देखा, इसकी लंबाई 966 किलोमीटर, 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी। और फिर अपन ने क्या देखा कि इस पर रामेश्वरम में चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। चूलिया जलप्रपात देगा चित्तौड़गढ़ में, इसका अपवा क्षेत्र वृक्षाकार हो जाएगा। और केशवराय पाटन में सर्वाधिक गहरी होती हैं। इसकी सामान्य सी बातें देखी। फिर अपन ने इसकी संबंधित परियोजनाएं देखी। तो परियोजना में चंबल सिंचाई परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं 50-50% की हैं और 3 चरणों में इसको बनाया गया। तो पहले चरण में कोटा बैराज और गांधी सागर बांध को बनाया गया। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है, अपने मानपुरा और भानपुरा के मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ हैं। तो टोटल 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने बात की कोटा बैराज की। कोटा बैराज कोटा में है। फर्स्ट चरण में इसका निर्माण किया गया, 1953 से 60 के मध्य निर्माण किया गया। और फिर इस पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, बिजली उत्पादित नहीं होती है। फिर अपन ने क्या देखा, कौन सा, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है और इससे कितने मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है, इससे होती हैं अपने 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ। 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं, सस्ता बांध है और जल भराव क्षमता सर्वाधिक है इसकी, मतलब सबसे ज़्यादा जल भराव क्षमता है, ज़्यादा जल भराव क्षमता वाला बांध है ये। और फिर अपन ने बात की कनाडा के सहयोग से यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। फिर अपन ने लास्ट में कौन से बांध की बात की, तो बात की अपन ने जवाहर सागर बांध की। 3rd स्टेप में इसको पूरा किया गया। कोटा में स्थित है ये बांध और 33 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं, तो 99 मेगावाट टोटल हो जाएगी। फिर अपन ने चंबल नदी से कितनी होती हैं, चंबल नदी के बांधों से 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। और राजस्थान की हिस्सेदारी 50% है, तो 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है और 193 मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। तो ये थी अपनी चंबल नदी। तो आई होप चंबल नदी आपको समझ में आई होगी, और समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों की।